साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जिसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी वह 20 जून 2021 को निर्धारित की गई है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर या एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2020 का विषय निम्न में से क्या है अर्थात थीम क्या है। तो आप देखें इसमें, तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैल्यूइंग वाटर, अर्थात जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए है क्या कि हर साल जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वह वैल्यूइंग वाटर है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं जिनके पुराने नाम हैं और नए नाम। हमें बताना है कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं उनके कौन से नाम जो हैं नए हैं, उन्हीं को हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए आपकी जो बारगी परियोजना है, बारगी परियोजना अवंती सागर के नाम से नए रूप में जो नया नाम उसका अवंती सागर है। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का नाम राजघाट है, जबकि अपर बैनगंगा परियोजना का नाम संजय सरोवर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जब ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, DCBA। अगला है मध्य प्रदेश की खजुराहो की मूर्तियाँ किस देवता या भगवान को समर्पित हैं। तो ये भगवान शिव को समर्पित हैं। आप देखें तो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात खजुराहो में बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकांश मूर्तियाँ भगवान शिव को समर्पित हैं, जिनमें प्रमुख कंदरिया महादेव मंदिर, दुलादेव मंदिर, नंदी मंदिर प्रमुख हैं। अगला है महान नायक तानसेन के गुरु कौन थे। तो ये जो महान तानसेन थे, इनके ये संगीत से संबंधित जो तानसेन थे, इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे हरिदास। कौन थे? तो याद रखिएगा इनके गुरु थे हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के लिए ये उनके दरबार में एज ए रत्न थे, जिसके कारण इनका सम्मान भी था। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास इनके दीक्षा गुरु कहे जाते हैं। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास जो हैं उच्च कोटि के संगीतकार थे तथा वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। मतलब हरिदास के शिष्य जो हैं तानसेन के ताऊ बाबा रामदास भी थे और तानसेन भी थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यह है सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोनार नदी जो है ये केन नदी की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होने वाली केन नदी जो है, इस प्रकार से कह सकते हैं यमुना की सहायक नदी क्या है, केन नदी है। और केन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गुरवे, परवा, सेमेरी, कोसुंदर, मतलब इनको ये इसकी समेरी ये सहायक नदियाँ हैं और इसको कोसुंदर नदी भी कहा जाता है। लगभग 250 किलोमीटर लंबी सोनार नदी पर शक्सुमा बांध भी बनाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अटारी नृत्य जो है ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो अटारी नृत्य जो है ये बघेलखंड जो इलाका या जो क्षेत्र है यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। तो अटारी नृत्य जो है यह पर्व या त्योहारों पर बघेलखंड के भूमिया व बैगाओं के द्वारा जो जनजातियाँ उनके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्तुलाकार होता है, जिसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं, बैठे होते हैं। एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाते हुए नृत्य करता है। अगला है तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में या किस तापीय जोन के अंतर्गत आता है। तो ये जो है मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र अति तापीय जोन के अंदर या वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखें मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ता जाता है और उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फॉसिल या जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मंडला जिले में है। कहाँ पे है? मंडला जिले में है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो ये जो पार्क है एक्चुअल में डिडोरी जिला के शाहपुरा में स्थित है। ठीक है, जब डिडोरी जिला नहीं बना था तो वह मंडला जिले का ही भाग था। तो यदि आपका ऑप्शन प्रश्न मतलब परीक्षा में यदि ऑप्शन में डिडोरी जिला होगा तो आप डिडोरी जिला ही
टिक मारिएगा। यदि डिडोरी नहीं है, मंडला है, तो मंडला ही आप टिक मारेंगे। अगला है त्रयी नाम क्या है? तो त्रयी जो है 3 वेदों का जो संग्रह है, इसे ही त्रयी कहा जाता है, जिसमें आपके ऐसे तो आपके 4 वेद हैं, परंतु 3 वेद उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद और अथर्ववेद हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो भारत भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक विविध कला केंद्र है। सन 1982 में स्थापित भारत भवन भारत के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। यह भारत के विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। अगला है मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका नाम है फर्ज। अगला है पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण जो है ये पंचायतों की मॉनिटरिंग, पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है। ठीक है, तो पंचायतों के काम करने के तरीकों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पर पंचायतों के खर्च और उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव एंटनी डीशा ने 1 मई 2014 को भोपाल में पंचायत दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश राज्य में निम्न राज्य से निम्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मतलब किन देशों को यहाँ से लौह अयस्क भेजे जाते हैं? तो जर्मनी व जापान को यहाँ से लौह अयस्क भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का बड़ा भाग जर्मनी व जापान को निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन व रूस को प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क जर्मनी व जापान को, और जो मैग्नीज है वो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन व रूस को। महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो ये सर्वप्रथम जो है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को प्रदान किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसमें 10 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। और यह जो है क्यों दिया जाता है? जो संस्था गांधी दर्शन के रूप सामाजिक कार्य करते हैं उन्हें यह दिया जाता है। और पहली बार जो सर्वप्रथम कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को दिया गया था, जबकि मुंबई में मणिभवन गांधी संग्रहालय को 1999-2000 में, जबकि वनवासी सेवा आश्रम को 2003 में यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो स्तनधारियों में जो है श्वसन फुसफुस अर्थात फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं, जिसमें जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। ठीक है, इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है, और ये कशेरुकी प्राणी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मुख्यतः फुसफुस या फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए, तो छिंदवाड़ा है, ये नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और इसका उद्गम कहाँ होता है? तो अमरकंटक, शहडोल के अमरकंटक से होता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है, और आपका अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा के किनारे अनेक नगर स्थित हैं, जिनमें मंडला, होशंगाबाद और महेश्वर शामिल है, जबकि छिंदवाड़ा नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है, और यह रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी है। 2 ही नदियां भारत में जो रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती हैं, एक नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो इसने महिष्मती नामक स्थान का भ्रमण किया था। वर्तमान में महिष्मती को महेश्वर के नाम से जानते हैं। महिष्मती चेदी जनपद की राजधानी रहा है, और माना जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 640 ईस्वी में इस स्थल का भ्रमण किया था, जिसके अनुसार उस समय यहाँ का शासक ब्राह्मण था। अगला है, मेटा कोयतूर किसकी उपजनजाति है? तो ये मांडिया की, किसकी? मांडिया की उपजनजाति है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि गोंड की उपजनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें शामिल है आपका प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, शुल्हास, ये गौंड की जनजातियां हैं, उपजनजातियां हैं। मारिया की उपजनजातियों में कौन से हैं? भूमिया, भुइहार, पंडो, जबकि कोल की उपजनजाति में रोतिया, रोतले हैं, और मांडिया की उपजनजाति में मेटा कोयतूर, अबुज, माड़िया, दंडामी इत्यादि हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो इसके लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं।
जिनका जन्म मध्य प्रदेश शाजापुर जिले में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, जिसमें उर्मिला ये महाकाव्य है, प्राणपण ये खंड काव्य है, नवीन जीवन के काव्य संकलन में कुमकुम, अपलक, रश्मि, रेखा, क्वाशी ये सब शामिल हैं। अगला है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष से होता है? तो हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ जो है वर्ष 2013 से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या बिल्कुल सही है। बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, ये भी सही है। इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम, ये भी सही है। डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है न्यूनतम है, एक सेकंड, ये सही है। परंतु जो ये बालाघाट है, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, ये सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बालाघाट में नहीं, जबकि इंदौर में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। वर्तमान में आगर मालवा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह जो है ये मालाबार तट पर है। कोच्चि बंदरगाह केरल का बंदरगाह है। यदि आप भारत के मैप को देखें, नीचे साइड में इस तरीके से बना होता है, तो जो केरल साइड है, मतलब कह सकते हैं जो पश्चिम वाला इलाका है, ये आपका मालाबार तट है केरल वाला, और जो तमिलनाडु वाला तट है ये इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसे आप मैप में जरूर देखिएगा। जबकि कोंकण तट जो इधर ऊपर कर्नाटक वाला इलाका है, इसके किनारे वाला कोंकण तट होता है, जबकि उत्तरी सरकार तट आपका ये इधर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो तट है इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो इसको आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के, किसके? अकबर के समकालीन थे, तथा अकबर के द्वारा इन्हें जो कवि घाघ थे इन्हें चौधरी की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो विनय शंकर दुबे जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बल्कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप चारों ऑप्शन आप देखिए, तो ये आपका कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप चारों ऑप्शन देखिए। नॉट जहाज के चाल को मापने के लिए होता है, नॉटिकल मील। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष ये समय मापन की इकाई नहीं बल्कि दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो जो टेक्नीशियम है इसे सबसे पहले उत्पादित किया गया था, जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है। कितना होता है? 43 होता है। और टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। इसे 1937 में इसका निर्माण किया गया था प्रयोगशाला में। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो होलोग्राफी का। किसका? होलोग्राफी का प्रयोग होता है। अगला है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? तो इसके लिए जो है आपका उत्तल दर्पण का, किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, या जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल पीछे, मतलब गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, के साथ साथ सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए पीछे जो गाड़ी के पीछे आपकी जो ट्रैफिक आ रही है तो बहुत बड़े क्षेत्र के ट्रैफिक को उसमें आप देख सकते हैं। इसलिए मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे का ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, और यही ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता था, कॉनकेव मिरर, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो उसका इस्तेमाल जो है आप दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें आपका चेहरा जो होता है बड़ा दिखाई पड़ता है। आंख, कान एवं नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट, सोलर कुकर, इसमें आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो है ये व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे। व्यापारियों के काफिले हुआ करते थे ये मौर्य काल में। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को कारवां, जो काफिले होते हैं उनको सार्थवाह की आज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो वह है ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। ठीक है,
तो हाइड्रोजन समूह के तत्व कौन से होते हैं? जो क्लोरीन समूह के जो तत्व होते हैं उन्हें ही हाइड्रोजन समूह के तत्व एलिमेंट कहते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर जो है ब्रिक मतलब जो किडनी होता है इसके माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो इसमें सही उत्तर है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपका अलीराजपुर है। यहाँ पे 36.1% यहाँ की साक्षरता दर है। झाबुआ फिर दूसरे नंबर पे है, बड़वानी तीसरे पे, श्योपुर चौथे पे, धार पांचवें पे है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसलिए क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो आप देखें भारतीय संविधान के 2/3 जो आर्टिकल आपके लिए गए हैं या चीज़ें ली गई हैं वो आपका इसी से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल व केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि। आगे चलते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यह अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। जो लोग प्रांतीय सभाओं में चुने गए थे प्रत्यक्ष रूप से, वो प्रांतीय सभाओं के चुने हुए लोगों ने ही अपने में से संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इस प्रकार से यह अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया था। अगला है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किए गए? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की जो अनुकृति है यही आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। जबकि राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो इसका जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी का, किसका? भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा एवं सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यह एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए वन जो है समवर्ती सूची में आता है, 42वें संविधान अधिनियम के माध्यम से उसको इसमें शामिल किया गया। शेयर बाजार जो है ये संघीय सूची में आता है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। जबकि डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जनस्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश का शासन था। तो महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक गणानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है तथा बद्रसाल जो है उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन के अनुरूप है। किसके? ब्रिटेन के अनुरूप है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के तट पर पनपी है, क्योंकि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नील नदी यदि ना होती तो पूरा का पूरा इलाका क्या होता? आपका रेगिस्तान में कर्मठ हो गया होता। और मिस्र जो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था।
उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों के दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये विविध अधिकार है, मिसलिनियस राइट्स है। पहले ये मूल अधिकार में था, इसको हटा करके वहां से इसको मिसलिनियस राइट किया गया। ये आप देखें संविधान के भाग 12 में, जिसका शीर्षक है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसके तहत आर्टिकल 300 का है जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज जो तृतीय हैं ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और ये अजमेर के शासक थे। कहाँ के? अजमेर के। और 1177 से 1192 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं और इनकी जो है मोहम्मद गोरी से 2 युद्ध होते हैं। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें ये मोहम्मद गोरी को पराजित करते हैं। दूसरा युद्ध जो होता है 1192 में, जिसमें तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी इन्हें पराजित करता है। अगला है 47, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो प्लासी का युद्ध जो कि 1947 में होता है, 23 जून 1957 को, इसको ही जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी तथा बाद में जो 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद या उसकी विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। तो पहला काम तो प्लासी के युद्ध ने किया ना, तो प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों ही अंग्रेजों के कठपुतली शासक हो जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, स्वामी विवेकानंद आर्य रामकृष्ण मिशन सही है, महादेव गोविंद रानड़े ये थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित नहीं थे, बल्कि ये प्रार्थना समाज जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित की गई थी, इस प्रार्थना समाज से ये जुड़े हुए थे। जबकि जो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में की जाती है। इसके संस्थापक एक रूसी महिला ब्लावस्की और एक अमेरिकन रिटायर्ड कर्नल आल्काट थे। इन्होंने इसकी स्थापना की और इसका ये बाद भारत आते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है मद्रास के पास अंडियार में इसका मुख्यालय बनाते हैं और इसी सोसाइटी संबंधित थी एनी बेसेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे, भूस्थैतिक स्थिति क्या है या जियो स्टेशनरी पोजीशन क्या है? जब भी आप उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग पढ़ते हैं वहाँ पे यह सब हमेशा आता है। तो इसका जो सही उत्तर है कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो यह आपका भूस्थैतिक स्थिति कहलाती है। इसी सिद्धांत पर आपके भूस्थिर उपग्रह कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? तो इसको मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में प्राप्त होती है। अगला है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये जो है ये कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का पूरा नाम है, ठीक है। और यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पंक्तियों में से को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। ये राम प्रसाद बिस्मिल की लाइनें हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई। थोड़ा सा और देखें तो जो काकोरी कांड होता है ये 9 अगस्त 1925 को होता है। इसमें कई लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और 4 लोगों को जो है वो फांसी की सजा दी गई। ये 4 लोग कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल नैनी में इलाहाबाद नैनी में फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे।
तो 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? मतलब जो किडनी में जो आपका स्टोन होता है वो किसका बना होता है? तो ये जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ठीक है। और इसी के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है? वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है और ये एक क्रिस्टल या पिंड के रूप में एकत्र होता जाता है आपके वृक्क में, वृक्क की पेल्विस में, ठीक है, और जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है। अगला है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रहे हैं? तो ये है सरोद से संबंध, ये सरोद बजाते रहे हैं। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोमेतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक सही है, अग्रन सिंह मूर्ति हम्पी कर्नाटक सही है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन सही है, परंतु बृहदेश्वर मंदिर कोणार्क में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। आगे 56 नंबर, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहाँ है? पर्वत का हिमालय का पर्वत पदीय है। तो पर्वत पदीय या फुट हिल रीजन कहाँ पर है, कौन सा है? तो ये जो आपकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं, शिवालिक श्रेणियाँ ये होते हैं। यदि आप हिमालय को देखें तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आता है, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक की श्रेणियाँ आती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, तिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि इधर साइड में आपका उत्तर से दक्षिण चले तो सबसे पहले थाल घाट आता है उत्तर में, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने कैसे? चूंकि स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। और ये अमेरिका में जो 1893 में शिकागो में पहला प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होना था, उसमें जाने से पहले जो महाराजा खेतड़ी ने इन्हें अपना नाम बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद ही स्वामी विवेकानंद अपना नाम कर लेते हैं। अगला है कौन सी नदी रिफ्ट घाट या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो दो ही नदियां नर्मदा और तापी जो कि रिफ्ट घाटी से होकर के बहती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो गोवा में जो है आपका दूध सागर प्रपात है। कौन सा? दूध सागर प्रपात गोवा में है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है और यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसके अलावा धुआंधार जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर है, जबकि तांगशियांग जलप्रपात और नो कलिकाई जलप्रपात ये मेघालय राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं 62 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में वो है 22 दिसंबर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत आयनात अर्थात 22 दिसंबर ठंडी के समय में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विरुद्ध ग्रीष्म आयनात में मतलब गर्मी के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 20-21 जून होता है। 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 21 जून जो चुनने का रीजन था वो यही था कि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं, आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 63, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। कहाँ पे है? चंद्रमा पर है। तो चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग पर जो प्रथम चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था वो इसी भाग पर उतरता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा के तल पर पैर रखा था या पदार्पण किया था। अगला, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है या शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें इन झोपड़ियों को मोंगलूस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोंगलूस कहा जाता है। अगला है 65 नंबर, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बार्गर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो ये जो है आपके हैमिल्टन 1930 में होते हैं। अगला है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है दांडी मार्च के साथ। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे और ये गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में हुए,
पहली बार गिरफ्तार होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो भूदान आंदोलन है इसको प्रारंभ किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट मैच श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे एसेस श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसेस श्रृंखला। अगला, शतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं? तो इसमें कुल आपके 64 खाने होते हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकारी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं कब से प्रारंभ होती हैं? तो ये आपका 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती हैं, 1 अप्रैल 1951 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो अजमेर है, अहमदाबाद है, गया है, जबलपुर नहीं है। याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज आपका एमपी से होकर जाता ही नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 1999 में आती है, परंतु इस पर जो कार्य होता है, इस पर निर्माण कार्य 2001 में शुरू होता है। ये राजमार्ग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनको स्वर्णिम चतुर्भुज से मतलब एक बना एक क्वाड्रेटर बनेगा, इससे इनको जोड़ना है, ठीक। और ये 13 राज्यों से होकर के गुजरती, जिसमें से मध्य प्रदेश नहीं है। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1967 में, और ये आपका काल होता है चौथी पंचवर्षीय योजना का, 1969 से 1974 के बीच का। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसको बी ऑप्शन आप इसका देखें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के तहत इसको हटाया जा सकता है। और इसका वर्णन कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 5 जो संघ जिसका शीर्षक संघ है, इसके तहत आर्टिकल 148 के तहत इसका वर्णन किया गया है महालेखा परीक्षक का। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में निर्देशित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे सुबुद्ध। कौन थे? सुबुद्ध थे। तो देखिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचते हैं, पावापुरी। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला है, भारत में मतदान की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो इसको किया गया 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। अगला है, जनवरी 2021 को भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोक बने हैं। ये गोवा के हैं, ठीक है। और गोवा के ये दूसरे हैं, जबकि ये दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो जो डिजिटल कैमरा है ये इनपुट युक्ति होती है, आउटपुट युक्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 79, स्कारा रोबोट का विस्तृत रूप क्या है? सेलेक्टिव कंप्लायंस एसेसिबल रोबोट आर्म। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, साइबर नाइफ क्या है? तो ये रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, मैकफी किसका उदाहरण है? तो मैकफी जो है ये एंटीवायरस का उदाहरण है, एंटीवायरस का। 82 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका तिच्चूर, केरल के तिच्चूर में स्थित है। संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? इसकी जो पदावधि होती है अध्यक्ष की वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है। अभिनव भारत कार्य नीति प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसके द्वारा 75 नीति आयोग के द्वारा अभिनव भारत 75 कार्य नीति 19 दिसंबर 2018 को पेश की गई थी, भारत मतलब 75वीं वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। 85 नंबर देखते हैं, 85 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किस धारा में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है? तो धारा 8 में किया गया, जबकि धारा 5 में त्यागपत्र व हटाए जाने के बारे में, धारा 6 में पदावधि की, धारा 7 में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बारे में है। 86 नंबर देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है? तो शेफाली वर्मा ने हासिल की है। और ये ताज़ा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंच गई, पहले भी ये नंबर 1 पर रह चुकी हैं। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है। अगला है, कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील, जो कि आपके कहाँ पर है? ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अगला है, नीति आयोग को एक कार्यकारी निकाय के रूप में कब गठित किया गया? इसको 1 जनवरी 2015 को।
और इसको लाया किस जगह पे गया है? योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को गठित हुई थी, उस योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन। विश्व क्षय दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित की जाती है और 2021 की जो थीम है उसकी क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, ये इसकी थीम है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में समझौता हुआ है। यहाँ पर सुमेलित करना हमें, एक तरफ सूची है, दो सूचियाँ हैं, एक तरफ अयस्क है और दूसरी तरफ वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप देखिए लौह अयस्क जो हैं ये आपका मेसाबी में पाए जाते हैं, तो 4 हो गया। खनिज तेल जो है ये आपके अजरबैजान के बाकू में, और मेसाबी कहाँ है? अमेरिका में है। तांबा जो है आपका बिंघम, इंग्लैंड के बिंघम में पाया जाता है और यूरेनियम जो है कनाडा के पोर्ट रेडियम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4321 आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका पहला जो है ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगला है भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो जो नाइट्रोजनी उर्वरक है जैसे यूरिया, इसकी खपत सर्वाधिक यहाँ पर है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन? टी.एस. त्रिमूर्ति रहे हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा राजनयिक प्रतिनिधि होता है। जनवरी 2021 में तक संयुक्त राष्ट्र में भारत का वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति रहे हैं। अगला है निजी क्षेत्र की झाबुआ थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये सिवनी में, कहाँ पर? सिवनी में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली, नुनमाटी, हटिया या बरौनी? तो आप देखिए हटिया में नहीं है। कुल आप देखें देश में कुल 22 तेल शोधक कारखाने हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार, जिसमें आपका गुवाहाटी है, बरौनी है, कोयली है, हल्दिया है, मथुरा है, डिगबोई है, पानीपत है, मुंबई में 2 है, विशाखापत्तनम है, मनाली है, नारीमनन है, कोच्चि है, बोंगाई गांव है, नुमालीगढ़ है, मंगलौर है, तातीपाका है। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक संयंत्र है। प्राइवेट क्षेत्र में देखें तो इसमें जामनगर में 2 हैं, वादनियार में है। संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने में बीना और भटिंडा आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भागड़ नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना जो सतलज नदी पर स्थापित की गई है। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो भाग 20 में किया गया है। किसमें? भाग 20 में, जिसका शीर्षक है संविधान का संशोधन। आप देखें तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने हैं? कुल 22 भाग दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें से भाग 3 जो है ये मूल अधिकार संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जबकि भाग 21 जो है वो आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध से संबंधित बातें इसमें कही गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पूरे 100 नंबर क्वेश्चन जो है पूरे व्याख्या के साथ देखे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।